चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सी एस के पेपर नंबर 4 CFM के यूनिट बी के बारे में। यूनिट बी का जो हमारा चैप्टर है डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी के एक कम मान के चलिए वन शॉट रिवीजन करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन की आपको यहाँ से एस्टिमेट हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में आते हैं। ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको डिविडेंड पॉलिसी का चैप्टर मैं आपको कह सकता हूँ बहुत ही कॉन्फिडेंटली कि आपका ये चैप्टर जो है बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगा, और आपका 5 नंबर जो हैं वो एग्ज़ाम में पक्के हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जून 25 में 5 मार्क्स का, दिसंबर 24 में भी 5 मार्क्स का, जून 24 में भी और दिसंबर 23 में भी रेगुलरली आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो है एक आ ही रहा है हर बार एग्ज़ाम में। तो एक चीज़ तो क्लियर है, अब 40 में से 5 नंबर आपके आज पक्के होने वाले हैं। ठीक है। और जो बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, उनको कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। और क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcc.com पे। क्लासेस के साथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट्स के साथ। ठीक है। और बहुत ही नॉमिनल से प्राइस के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कि आपको पता है हमारे डिविडेंड पॉलिसी में कुल मिला के 3 मेथड है। ठीक है। पहला अप्रोच, दूसरा वॉल्टर मॉडल। ये 2 मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और तीसरा गॉर्डन मॉडल। ठीक है। इसके अलावा हमारे को नॉर्मल क्वेश्चन बन सकता है जो एक्चुअली में अ, इस चैप्टर की जो ओवरऑल बेस है डिविडेंड, है ना। डिविडेंड जो हो गया है एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट के बेस पर है। इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, इन्वेस्टमेंट से हमें क्या आती है, रिटर्न आती है। रिटर्न आपको पता है, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिविडेंड आता है या कैपिटल गेन। ठीक है। और अगर आप डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहाँ पे इंटरेस्ट आता है, फिक्स इंटरेस्ट आता है, या फिर आप कह सकते हो कैपिटल गेन, जहाँ पर डिवेंचर क्या है रिडीम होते हैं या बॉन्ड्स रिडीम होते हैं एट प्रीमियम पे। ठीक है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आपको बन सकता है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा जून 25 का आया है हमारे को, वो हमारे को किस चीज़ के ऊपर आया है, अप्रोच के ऊपर अब आपका क्वेश्चन आया है। ठीक है। इररिलेवेंस थ्योरी के ऊपर ये 3 नंबर का आपको पूछा गया है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालिए एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 2 नंबर का क्वेश्चन आया है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। अब मैं आपको इसी तरीके से करवाऊंगा कि जिस तरीके से हम लोग एग्जाम में लिखना है। ठीक है। तो चलिए 6A क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखना होता है। ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या हुआ करता था, P0 इज इक्वल टू डी प्लस P1 1 + K। यही हमारा फॉर्मूला था। ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन हमारे को दी हुई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दिया हुआ है 15%। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब शेयर्स हमारे पास इशू शेयर कितने हैं, 1 लाख हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और एट द शेयर प्राइस कितना है, शेयर प्राइस क्या है एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 120 रुपये है। ठीक है। डिविडेंड एक्सपेक्टेड 2 रुपये है। और इनकम कितनी है, 50 लाख रुपए। और नेट इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए कितनी, 1 करोड़ रुपये, 100 लाख रुपए चाहिए। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करके बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा। ठीक है। अब हम आपको एग्जाम में क्या करना है, ये सब चीज़ें, ठीक है, जो हमारी हैं, जैसे कि हमारे को क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए, डी चाहिए। ठीक है। तो डी कितना है आपका, डी आपका था 2 रुपये। तो डी आपने लिख दिया 2 रुपये। फिर आपने दूसरे नंबर पे आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक पे डी के बाद P0 कितना है, P0 कितना था, शेयर प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 120 था। ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है KE कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन कितना था, 15% था। ठीक है। 15% है।
अब हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला था, P0 हमारा आ गया 120 इजिकल टू आपका डी, डी कितना है 2 रुपये, प्लस यहाँ पे हमें क्या निकालना है P1, ठीक है, और 1 प्लस के ई कितना है 0.15, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 120 इजिकल टू 2 प्लस P1 1.15। तो ये हमारा आ जाएगा P1 इजिकल टू 120 इंटू 1.15, ये हो गया 138 -2। तो ये हमारा आ गया 136, ठीक है जी। ये आपका वैल्यू ऑफ शेयर आ गया, ठीक है, ये आपका वैल्यू ऑफ शेयर आ गया। अब हमारे से पूछा क्या गया था, हमारे से पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब इसके लिए हमें एक छोटा सा नोट्स बनाना पड़ेगा, नोट बनाना पड़ेगा। नोट क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे चलिए हम नोट बना लेते हैं। नेट फंड्स रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, नेट इनकम। इनकम कितनी है हमारे पास, इनकम है हमारे पास 50 लाख, इनकम है हमारी 50 लाख, ठीक है। इसमें से हम माइनस क्या करते होते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड कैसे आता है, आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हैं 1 लाख इंटू डिविडेंड का रेट। तो ये आपका आ जाएगा 1 लाख एट द रेट ऑफ ₹2। तो ये आ गया आपका 2 लाख रुपीज़, 48 लाख हो गया, ठीक है जी। अब हमें देखा जाए तो हमारे पास सरप्लस है कितना, सरप्लस है हमारे पास 48 लाख, और माइनस फंड्स रिक्वायर्ड कितना है 100 लाख, ठीक है। तो ये हो गया आपका 52 लाख की नेट फंड्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये आपका आ गया नेट फंड्स रिक्वायर्ड 52 लाख, ठीक है जी। 52 लाख आ गया नेट फंड रिक्वायर्ड। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है जी। ये कैसे आ जाएगा, आपके पास आउट अपना फंड्स रिक्वायर्ड कितना था 52 लाख डिवाइड बाई P1, दैट इज 130। ये आ गया नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड, ये आपके न्यू शेयर्स आ गए, ठीक है। 52 लाख डिवाइड बाई 136, तो ये आ गया आपका 38,235.2941, ठीक है। आपको भी पता है वैसे तो शेयर पॉइंट्स में नहीं होते,
ठीक है। पर यहाँ पे आपको पता है प्लस आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ये हमारे कितने थे एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर? 1 लाख। तो टोटल शेयर कितने हो गए? 1,38,235.2941। ये हो गए आपके नंबर ऑफ शेयर, आउटस्टैंडिंग शेयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब दूसरा हमारे से क्या पूछा गया था? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी है आउटस्टैंडिंग शेयर्स की एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो ये सिंपली कैसे आएगी? टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, दैट इज 1,38,235.2941 इंटू P1। P1 कितना था? 130। लीजिए ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन पार्ट भी हो गया। 235.2941 इंटू 1, तो ये आ गया आपका 18 लाख, 1,88,00,000। 1,88,00,000 आपकी आ गई मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है जी। ये आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है। अब आपको यहाँ पर खाली सम सॉल्व नहीं करना होता, आपको भी पता है। सम के साथ साथ आपको इतना भी पता होना चाहिए कि क्या कुछ लिखना है, कितना लिखना है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, सब कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। सिर्फ सफिशेंट इतना नहीं होता कि सम सॉल्व कर दिया आपको, और टाइमिंग भी मैनेज करनी है। ठीक है, तो टाइमिंग के अकॉर्डिंगली आपको पूरा पेपर करना होता है। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आपको पता है फिर पूरा पेपर नहीं होगा तो मार्क्स नहीं आएंगे आपके सही। ठीक है। चलिए ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें आपका पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 1,38,235.2941। और दूसरा, दूसरा आपका क्या हो गया जी? दूसरा आपका 1,88,00,000। चलिए अब अगला क्वेश्चन है December 24 का। ये आपको सिंपल क्या पूछा गया है? होल्डिंग पीरियड रिटर्न पूछा गया। होल्डिंग पीरियड रिटर्न, यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे कोई एक्चुअली में ये डिविडेंड पॉलिसी के साथ रिलेट नहीं करता देखा जाए तो। ये एक्चुअली सिर्फ इतना ही है कि हमें यहाँ पर ये निकालना है कि रिटर्न कितनी है होल्डिंग, जितना टाइम पीरियड। मान लीजिए मैंने कोई चीज़ 2 साल के लिए होल्ड करी, तो 2 साल में मुझे कितना रिटर्न आया उसमें? रिटर्न इन ऑल मैनर, चाहे वो डिविडेंड के फॉर्म में है, चाहे वो आपका कैपिटल गेन के फॉर्म में है, दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें देखनी है। तो चलिए यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास 50,000 रुपये की करी हमने 1 अप्रैल 2022 को। डिविडेंड रिसीव हुआ है 2,500 रुपये का। और इन्वेस्टमेंट सोल्ड करी है 75,000 की। तो देखा जाए हमने 50,000 की चीज़ खरीदी और वो हो गई है कितने की? 75 की। तो ये 25,000 रुपये जो हमारा बढ़ा है, ये 25,000 रुपये क्या है? कैपिटल गेन है। ठीक है, ये आपका कैपिटल गेन है। और इन्वेस्टमेंट डिविडेंड रिसीव हुआ है 2,500 रुपये का। 2,500 का आपका डिविडेंड रिसीव हुआ है। ठीक है, और 30% इनकम टैक्स है डिविडेंड के ऊपर, और 20% है कैपिटल गेन के ऊपर। ठीक। चलिए जी अब बात करते हैं नेक्स्ट, आगे। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। चलिए अब एक एक करके हमें होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है?
ये एक्चुअली में दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का अपडेट आया है, ठीक है, इसकी वजह से इस तरीके से दिखा रहा है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न में पहले नंबर पे हम डिविडेंड आएंगे, डिविडेंड, ठीक है। अब डिविडेंड रिसीव कितना हुआ है हमारे पास, डिविडेंड रिसीव हुआ है 2500 रुपये का। अब इसमें से माइनस हम कर देंगे टैक्स, टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। 2500 का 30% कितना होता है, 750। तो ये हो गया हमारा नेट करके 1750 रुपये, ठीक है जी। ये हो गया जी हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड। दूसरा कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कितना हुआ, कैपिटल गेन ऑन इन्वेस्टमेंट 75,000 माइनस 50,000, ठीक है। ये हमारा कितना हुआ, 25,000 रुपये, 25,000 ही हुआ था ना। अब उसके ऊपर टैक्स कितना है, 20% माइनस टैक्स एट द रेट ऑफ 20%। तो 25,000 का 20% कितना होता है जी, 5,000। तो नेट कैपिटल गेन कितना आ गया, 20,000। और टोटल रिटर्न कितनी हो गई, टोटल रिटर्न हो गई 20 और 21,750 रुपये। 21,750 आपकी टोटल रिटर्न हो गई, ठीक है। अब आपको बस करना क्या है, ये आपकी टोटल रिटर्न हो गई, ठीक है। अब आपको बस परसेंटेज निकालना है होल्डिंग पीरियड का, ठीक है। होल्डिंग पीरियड का मतलब आपको बस होल्डिंग पीरियड देखा जाए, रिटर्न तो आ गई ना, अब रिटर्न की परसेंटेज निकालनी है। रिटर्न तो आ ही चुकी है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न 21,750 रुपये, 21,750। अब इसके लिए किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए, अब आप रिटर्न ऑन परसेंट इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, रिटर्न डिवाइड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, है ना। अब आप किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालेंगे तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न दिखेंगे, तो आप जितना पैसा इन्वेस्ट किया है वही आपका बेस में आएगा ना। रिटर्न कितनी थी, 21,750, और आपने लगाया कितना था, 50,000 रुपये, ठीक है, इंटू 100। तो लीजिए ये आपका आ जाएगा परसेंटेज में होल्डिंग पीरियड से कम रिटर्न, 21,750 डिवाइड बाई 50,000, ये आ गया 43.5%। 43.5% आपका क्या आ गया, होल्डिंग पीरियड रिटर्न आ गया डिविडेंड के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है जी। ठीक, ये आपका 43.5, और ये आपका कैपिटल गेन आ गया 21,750 रुपीज़। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी जून 2024 का, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया है, 5 नंबर का है। दो क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। एक गॉर्डन मॉडल और एक वॉल्टर मॉडल, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, अब बताने की जरूरत नहीं है कौन सा कितने नंबर का है, सिंपली 2.5 मार्क्स ईच।
तो पहले हम सिंपल वाले हमारे वॉल्टर वाले से करते हैं। तो हमें भी सबसे पहले क्या करना होता है, फॉर्मूला लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू डी प्लस आर ए ओवर के ई माइनस डी ओवर के ई, यही हमारा फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिविडेंड दे रखा है 9, डिविडेंड आपको ऑलरेडी दे रखा है 9, आर ए दे रखी है आपकी 16%, की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% दे रखी है, अर्निंग आपकी कितनी है 25 है, और डिविडेंड कितना था 9, डिवाइड बाई के ई आपका कितना है, के ई है आपका 12, ठीक है जी। ये आ गया जी पूरा फॉर्मूला। तो ये हो गया 9 प्लस 16 डिवाइड बाई 12 करेंगे, 16 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 1.333, इंटू करेंगे 25 - 9, 25 - 9 कितना होता है 16, इंटू 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 21.33, 21.33 प्लस 9, ये हो गया 30.33/0.12, तो ये हो गया 252.77 आ रहा है, 252.78 हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, 252.78 करेक्ट है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं गॉर्डन की तरफ। ठीक है, तो गॉर्डन का फॉर्मूला किस तरीके से होता था, P1 इज इक्वल टू P1 के ई माइनस जी, ठीक है जी। तो अब हमारे पास यहाँ पे डी दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नई चीज़ आई है, यहाँ पे जी आया है, और जी का फॉर्मूला आपको पता है, जी इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू आर। बी क्या होता है आपका रिटेंशन रेशो। अब रिटेंशन रेशो यहाँ पे कितनी है, रिटेंशन रेशो कैसे निकालते हैं, आपको पता है यहाँ पर अर्निंग कितनी अर्न करी 25 रुपये, 9 रुपये डिविडेंड पे किया, तो देखा जाए रिटेंशन कितनी हो गई, रिटेंशन कितनी हो गई 25 - 9, 16 रुपये रिटेंशन हो गई, डिवाइड बाय अर्निंग हमारी होती है 16 डिवाइड बाय 25, तो रिटेंशन हो गई आपकी कितनी 64%, ठीक है। 64% या 0.64 कर दीजिए, इंटू क्या करोगे, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो है 16, तो इंटू 16 करोगे तो ये आ जाएगा 10.24%, तो ये ग्रोथ आ गई आपकी 10.24, ठीक है। रिटेंशन कैसे निकाला दोबारा कैलकुलेट कर देता हूँ, आपकी 25 - 9, 25 - 9 16 हो गया, डिवाइड बाय 25 इंटू 100, तो ये आपकी 64% आपकी रिटेंशन आ गई। मतलब कंपनी अगर 100 रुपये कमाती है तो 36 रुपये डिविडेंड देती है और 64 रुपये अपने पास रख लेती है, ठीक है। तो ये आपकी रिटेंशन आ गई। अब आपके पास डिविडेंड दिया हुआ है यहाँ पर 9 रुपीज़, तो डिविडेंड को आपके जो स्टडी मटेरियल है यहाँ पर उन्होंने क्या माना हुआ है, D1 माना हुआ है, ठीक है। डिविडेंड को D1 ही माना हुआ है, ठीक है। तो आपको दोनों सिचुएशन से यहाँ पे ऐसी
इसमें जब आपको नहीं कुछ मेंशन है, ये नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, तो आपको इसको D1 भी मान सकते हैं, D0 भी मान सकते हैं। ठीक है, डी इसको दोनों सिचुएशन से करके दे दीजिए, या नोट लिख दीजिए कि मैं इसको डी क्या कर रहा हूँ, 1 मान रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिविडेंड के ऊपर अज्यूम कर लेंगे कि D1 ही है, 9 हो गया। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना था, 12%। और ग्रोथ हमारा आया था 10.24, 10.24 का मतलब 0.1024। ठीक है जी, यही बनता है। तो उसके बाद आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 0.12 माइनस 1024, तो ये आ गया 0.0176। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका P1 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 0.0176। तो ये आ गया 511.36। ठीक है जी, 511.36। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर वो लगा देते, ग्रोथ रेट लगा देते, तो क्या हो जाता, 9 प्लस 10.24%, तो ये हो जाता था 9.9216 डिवाइड बाई कर देते थे 0.0176। तो ये आ जाता हमारा सेकेंड अल्टरनेटिव आंसर आ जाता 563.727 है, तो इसको 73 कर देते हैं, तो ये आंसर आ जाता। ठीक है, ये आंसर आ जाता है अगर हम क्या लगा देते, रिटेंशन लगा देते इसको। ठीक है, जो वो भी गलत नहीं होता आंसर, वो भी ठीक था। ठीक है, तो ये हमारा गॉर्डन मॉडल से हो गया, और ये हमारा वॉल्टर मॉडल से हो गया। ये 5 नंबर का आपका 2024 जून का भी हो गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले, हमारे लास्ट जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन रह गया है, वो हमारा कौन सा रह गया है, दिसंबर 2023 का रह गया है। ठीक है, दिसंबर 23 का रह गया। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा हुआ है जी हमारे से, यू आर रिक्वेस्टेड टू कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालना है एट द एंड ऑफ द ईयर इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर, डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर। ठीक है, मार्केट प्राइस निकालने को बोला है यहाँ पे, तो और मॉडल कौन सा यूज़ करना है, यूज़ मिलर मोदी गिलानी मॉडल। तो यहाँ पे तो काम बड़ा सिंपल हो गया। ठीक है, और तीसरे क्वेश्चन में पूछा है, अज्यूमिंग दैट कंपनी पे द डिविडेंड एंड नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए, तो इन्वेस्टमेंट इतनी है, हाउ मैनी शेयर मस्ट बी इशू। ठीक है, 3 पॉइंट है देखा जाए, पहले दो में शेयर की वैल्यू निकालने को बोला है, और तीसरे केस में बताया हुआ है कि अगर देखा जाए तो पूरा क्वेश्चन ही हो गया है ना, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन ही हो गया। तो चलिए, तो सबसे पहले नंबर पे हाँ, इधर हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो सबसे पहले हमारा आएगा प्राइस, वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, कौन से वाला, इधर लेफ्ट में ले लेते हैं डिविडेंड डिक्लेयर, इधर राइट में ले लेते हैं डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड। ठीक है जी, तो चलिए अब हम आते हैं, हमारे को सबसे पहले क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला हमारा होता है जी, सॉरी, P0 इज इक्वल टू D प्लस P1 प्लस KE। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ शेयर कितना, डिविडेंड कितना है, 10 रुपये, और वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, 100 रुपये, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12%। ठीक है, तो P0 कितना है, 100, D कितना है हमारा, 10 रुपये, और P1
वन प्लस के ई कितना है, 0.12 है ना, 0.12। अब यहाँ पर सेकेंड सिचुएशन में डिविडेंड तो दिया नहीं, तो 100 इज इक्वल टू 0 प्लस P1 1 प्लस 0.12। तो यहाँ पर आपका आ गया 112 इक्वल टू 10 प्लस P1। ठीक है, तो P1 हो गया 112 माइनस 10 102, और यहाँ पर कैलकुलेट करके P1 आ जाएगा 112 रुपये। तो यहाँ पे आ गया वैल्यू ऑफ शेयर व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो अब हम सिंपली सेकंड क्या निकालेंगे, सेकंड हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे टू बी इशूड वाले आ जाएंगे। तो चलिए, अब मैं प्रेजेंटेशन फुल फ्लैज नहीं देता, अब मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ जब डिविडेंड डिक्लेयर वाले में कि हमारे पास इनकम कितनी थी। तो हमारे पास इनकम कितनी है, 5 लाख रुपए है, और इन्वेस्टमेंट कितने की चाहिए, 10 लाख रुपए की। ठीक है, इनकम कितनी है जी हमारे पास, 5 लाख रुपए की। ठीक है, उसमें से हम माइनस करेंगे डिविडेंड पेड। अब डिविडेंड कितना था, 2 रुपये था, सॉरी 10 रुपये डिविडेंड था, और आउटस्टैंडिंग शेयर कितने थे, एज ए कैपिटल रुपीज़ 10 लाख, रुपीज़ 10 लाख है। ठीक है, कैपिटल 10 लाख है, 100 रुपये ईच। तो 10 लाख को डिवाइड बाय 100 करोगे, करो जरा कितना हुआ, 10,000 हो गया। ठीक है, 10,000 और डिविडेंड 100 रुपये, 10 रुपये ईच है, तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपये आपका डिविडेंड हो गया। ठीक है, 1 लाख रुपये आपका डिविडेंड हो गया पेड। ठीक है जी, और आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की थी, अब देखा जाए आपके पास कितना पैसा बचा, आपके पास कुल मिला के बचा कितना, 4 लाख। ठीक है, बट आपको इन्वेस्टमेंट कितने की चाहिए, 10 लाख रुपए की। तो नेट आपके पास शॉर्टेज हो गया कितना, 6 लाख रुपए का। ठीक है जी, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा जी, P1 हो जाएगा, P1 102 रुपये। ठीक है, तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। अब इस केस में क्या होगा, जब आपका डिविडेंड डिक्लेयर नहीं है, तो आपके पास 5 लाख रुपए थे, डिविडेंड आपने दिया नहीं, तो यहाँ पे आपके पास शॉर्टफॉल कितना आ गया, 5 लाख रुपए आ गया। ठीक है, और वैल्यू ऑफ शेयर कितनी थी, 112 रुपये, है ना। तो ये आपका आ गया नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड व्हेन डिविडेंड नॉट डिक्लेयर। तो 5 लाख डिवाइड बाई 112, ये आ गया 4464.2857। तो इधर आ गया 6 लाख डिवाइड बाई 102, यहाँ पे आ गया 588.2.3529। ठीक है, ये आपका आ गया नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू व्हेन डिविडेंड डिक्लेयर, व्हेन डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो हमारे से क्या पूछा गया था, यही पूछा गया था, वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर व्हेन डिविडेंड डिक्लेयर नॉट डिक्लेयर निकाल दिया, अज्यूमिंग दैट कंपनी पे द डिविडेंड। ठीक है, और नेट प्रॉफिट इतना है, एंड मेक न्यू इन्वेस्टमेंट। अब ये कौन से वाला केस देखा जाए, तो तीसरे में पूछा गया था जब कंपनी सिर्फ डिविडेंड दे रही है। तो मैंने आपको नॉट पे करने वाला भी बता दिया, और उन्होंने ये पूछा था कि बताइए कि नंबर ऑफ शेयर्स
कितने इशू करने चाहिए वो भी हमने निकाल लिया। तो आपके सामने ही है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया, ठीक है, और ना ही आएगा इस चैप्टर में कि आपको हेजिटेशन हो सॉल्व करते वक्त एग्ज़ाम में कि ये हमने नहीं किया हुआ या फिर कुछ ट्रिक किया आ गया, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत सिंपल सा चैप्टर है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इस चैप्टर को जैसे मैंने आपको लेक्चर्स में करवाया है वैसे ही करिए, ठीक है। उसके बाहर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअली में CAFM का तरीका यही है कि आप कुछ पोर्शन प्रैक्टिकल, CAFM क्या हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का यही तरीका होता है पास होने का, एग्जामिशन स्कोर करने का, कि आपको 30 से 40 नंबर का पेपर ऐसा होना चाहिए कि आपको चेक करने वाले को ये लगना चाहिए कि ये बंदा नकल मार के कर रहे, डेफिनेटली इसने पक्का सामने सॉल्यूशन बुक रखी हुई है और एक एक पॉइंट ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। तब फिर आप मान के चलिए कि आपको फुल बटा फुल मार्क्स आएंगे 100%। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू।